हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक है पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। इसको प्रूफ करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होती है। ये प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर इसके जो डेरिवेशन है उसको देखेंगे, समझेंगे। ओके, तो चलिए फिर देखिए ये एक व्यक्ति है, ये हमारा समतल दर्पण हुआ। ठीक है, और इधर उसकी मतलब समतल दर्पण के आपके पीछे साइड जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए हेड है, ठीक है, यहाँ पे HRE, ठीक है, E के पास आँखें हैं और F उसके पैर हैं। तो देखिए यहाँ से प्रकाश H से प्रकाश जा रही है और P पर टकरा रही है और E तक के आ रही है। वैसे ही जब वो दर्पण के सामने खड़ा है, ये तब की बात है। ठीक है, H से प्रकाश गई, समतल दर्पण M और M' पर टकराई और वहाँ से टकराई यानी परावर्तन हुआ और उसकी आंखों तक पहुँच गई। ठीक है, फिर नीचे पैर से किरण गई है ना, प्रकाश गया, क्योंकि पैर भी तो दिखेगा, तो पैर से प्रकाश गई और इस समतल दर्पण पर टकराई और वो फिर कहाँ परावर्तित हो जाएगा, उसकी आंखों तक। तभी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? दर्पण के पीछे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एक अब हमने अभिलंब बना दिया R और P, यानी R और P, है ना। R और P को हमने लंब डाला किस पर? H और F पर। कहाँ लंब डाला? H और F पर। तो यहाँ पे बताया गया है, दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि दर्पण M और M' है। PQ का भाग हमें पूर्ण प्रतिबिंब, ये जो PQ भाग, इतना से जो भाग आधा आपको दिखाई दे रहा है वो जो है प्रतिबिंब दिखाने के लिए कैसा है? पर्याप्त है। ठीक है, पूर्ण प्रतिबिंब दिखाने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए आगे लिखा, यदि दर्पण को M' ऊंचाई पर रखा गया है, तो हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल जो दिया उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे, इसकी हम लोग आगे व्याख्या करेंगे। यहाँ पर लिखा है ये व्यक्ति है, तो ये मान लो हम खड़े हैं दर्पण के सामने, हमारे सिर H से आ रही किरण P पर परावर्तित होकर हमारी आँख में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, हमें सिर का प्रतिबिंब जो है H' पर दर्पण के पीछे देखिए बना हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार हमारे पैर F से आ रही प्रकाश किरण Q से टकरा कर हमारी आँखों में दिखाई देती है और प्रतिबिंब F' पर हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं का प्रतिबिंब भी H' और F' के बीच में बनता है, ये और ये। ठीक है, अर्थात पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए केवल PQ का भाग ही उपयोग में लाया जाता है, आधा भाग। ठीक है, दर्पण हमारे शरीर का आधा हम कह सकते हैं दर्पण होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक हमने लिया है, पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होती है, ये प्रूफ भी करना है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम है, ये व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया है कुछ इस तरह से, फिर ये ऐसे आया है तो मैं उसको इस तरह से दिखाई हूँ। ये M' दर्पण, ये PQ जहाँ से परावर्तित होता है आपतन बिंदु। ठीक है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। वैसे ही ये क्या होगी? आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, पहला है HPE, ठीक, और उस पर हमने लंब डाला है। देखो ये H और F एक पूरी सीधी लाइन है। ठीक है, इस पर हमने लंब डाला P और R। अब देखिए इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज क्या है? EQF, इस पर हमने लंब डाला Q और S। ठीक है ना, टोटल HF पर हम लंब डालेंगे P और R और Q और S। अब आप परावर्तन का नियम आप सभी जानते हो, मैंने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाई हूँ, है ना। क्या होता है परावर्तन का नियम? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये पहले त्रिभुज के लिए हुआ।
दूसरे त्रिभुज के लिए भी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये हमारे दूसरे त्रिभुज के लिए हुआ। अब चूंकि ये आई और आर कोण बराबर है ना, हम तो भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर होती, चूंकि लंब डला है और लंब उस रेखा को, है ना, यानी हमारी इस रेखा को दो भागों में बराबर बराबर बांट देगी। तो एच आर बराबर हो जाएगा आर ई के। अब हम इसको एच आर ई को कैसे लिख सकते हैं, एच ई का आधा। ठीक है, एच ई का आधा आपने 8th में पढ़ा होगा मैथ्स में। ठीक है, कि ये मध्यिका जो है बराबर भागों में बांट देती है रेखा को। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी हो जाएगा ई एस बराबर एस एफ। आधा क्या किसका होगा, ई एफ बटे 2। ये हमने लिख लिया समीकरण 1, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब ऊपर देखिए चित्र में, यहाँ पर भी देखिए ये P और ये Q, और इसमें भी देखिए P और ये Q। अब देखिए P Q किसके इक्वल है, R और S। ये यहाँ पे जहाँ पे परावर्तित हुई ये बिंदु है ना, और ये उसकी हमने मध्यिका को लिया था, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो अब देखिए R और S को हम लिख सकते हैं RE प्लस ES। R और S को हमने लिखा RE प्लस E और S। अब हम RE का मान और ES का मान समीकरण 1 और 2 से यहाँ रख दिए, HE बटे 2 EF बटे 2। तो क्या हो गया, PQ बराबर HE प्लस EF अपॉन 2। देखिए अब आगे PQ बराबर हो जाएगा HE और EF क्या है, ये हमारा H से E से F, टोटल क्या हो जाएगा H और F। तो H और F तो हाफ हुआ कि नहीं, देखिए H और F ये पूरी व्यक्ति की लंबाई है, H और F। ठीक है, व्यक्ति की क्या है, लंबाई है जो दर्पण में वो देख रहा है। और PQ जहाँ से किरणें परावर्तित होती है और आंखों तक पहुँचती है। अर्थात ये हमारा प्रूफ हो गया कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण को व्यक्ति की लंबाई का कैसा होना चाहिए, आधा होना चाहिए। और ये सही बात है, हम दर्पण के सामने अगर खड़े हो जाते हैं तो दर्पण छोटा है लेकिन फिर भी हमें हमारा पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है ना, हमारी लंबाई का कैसा होना चाहिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आधा। तो चलिए आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था प्रकाश परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम क्या है। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अपवर्तन क्या है, ठीक है, और अपवर्तन के नियम क्या है और अपवर्तनांक क्या है। देन आगे इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चन एंड कंटिन्यू क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।